Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Arfat Mujib from FEI Higher Secondary Institute. Today I am with chapter number 6. Chapter is about the management in natural resources, how we manage the natural resources. And in this chapter, my following topics are objectives of conserving natural resources, 3 are strategy, and गंगा एक्शन प्लान. ये हमारे आज टॉपिक्स होंगे डिस्कशन के लिए. इट इज़ बायोलॉजी 10th स्टैंडर्ड. तो हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, मकसद इन कंजर्विंग द नेचुरल रिसोर्सेज. फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स. क्या एम्स लेके हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने जा रहे हैं. कंजर्व करने के मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव्स ये होंगे, इससे हम अवॉइड करते हैं. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज अवॉइडिंग वेस्टफुल. ये हमारा मुद्दा होगा इसमें. अवॉइड वेस्टफुल यूज ऑफ NR. NR हो गए, इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. सेकंड इज दैट judicious utilization of natural resources. हम इसको बिल्कुल ध्यान से यूटिलाइज करने की कोशिश करें ताकि हमें पता है जो नेचुरल रिसोर्सेज है कुछ इनमें नॉन रिन्यूएबल है, दे आर लिमिटेड इन क्वांटिटी इन नंबर, that we should go to the judicious use. Wisely we should utilize them. And we in this our objective is conserving of all जितने भी non renewable resources है, renewable, conserving of all non renewable resources. हमारा ये भी ऑब्जेक्टिव इसमें रहेगा, जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, दे आर नॉट रिन्यूएबल आफ्टर द यूटिलाइजेशन, कोशिश करें हम उनको कंजर्व करें बाय सस्टेनेबल यूज एंड प्रमोट. किस तरह एंड वैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, प्रमोट the alternative resources, alternative resources जो है उनको हम प्रमोट करें एंड यूटिलाइज करें. we promote the alternative resources and utilize them properly so that in the mean way we can say the non-renewable resources can be thus have sustainable use, must have check in the use if we promote the utilization of alternative resources of energy or alternative natural resources पे ज़्यादा ध्यान देंगे. और हम ऑब्जेक्टिव हमारा यही है ताकि हम प्रमोट करें ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेस को, ताकि हम उनको यूटिलाइज करें, हम उनको इफ़िशेंसी बढ़ाए, इफ़िशेंटली यूज़ करें इन आवर डोमेस्टिक, इन आवर कमर्शियल पर्पस. देन अगर हम पोल्यूशन को कंसिडर में रखें तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव बनता है कि इनका हम लेस यूटिलाइज करें नेचुरल रिसोर्स. अगर हम कोल पेट्रोलियम की बात हम कर लेंगे तो वुड की बात हम कर लेंगे, दे कॉज द एयर पोल्यूशन. तो उस पोल्यूशन को मद्देनजर रख के हमें चाहिए कि हम इनका ये भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन. जब हम बाय कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज, जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने जा रहे हैं और इसका यूटिलाइज चेक किया जाएगा और ये ध्यान में रखा जाएगा हमें वेस्टफुली अननेसेसरली इनको यूटिलाइज ना करना पड़े ताकि हमारा वातावरण खराब हो, पोल्यूट हो, उस चीज़ को प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन
by the utilization of natural resources, we have to have deep concern towards the conservation of natural resources. Then another is the step. Here the fifth is educating people. ये भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा, एजुकेटिंग पीपल, उनको हम एजुकेट करें रिगार्डिंग द आउटकम्स ऑफ कंजर्विंग ऑफ नेचुरल रिसोर्स. अगर हम नेचुरल रिसोर्सेस को कंजर्व किया जाएगा, उससे क्या आउटकम्स आएंगे, पॉजिटिव ही आउटकम्स आएंगे, एक पॉजिटिव अप्रोच आएगा. तो उसके लिए हमें जो लोगों को है, पब्लिक को तैयार करना है, एजुकेट करना है कि इसको कंजर्व करने के लिए क्या फ़ायदा है, ये रिसोर्स हम धीरे धीरे यूटिलाइज करें, हमारा जो फ्यूचर जनरेशन होगा, फ्यूचर टाइम में उनके वो भी इससे बेनिफिट हो, तो उनको हम ज़्यादा ध्यान दिलाएंगे. We have to promote and have the preference about the sustainable development by the sustainable use of natural resources. और ये ज़रूरी है, हम यही ऑब्जेक्टिव भी होगा हमारा, नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व किया जाए, तो ये हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव होगा कि हमें लोगों को एजुकेट करना पड़े, ताकि क्या आउटकम्स होंगे जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करें, एंड ये भी उनमें ध्यान रखें, एंड कंजप्शन ऑफ अगर हम इसका कंज्यूम करें, वो उसके बारे में भी हम इनको बताएं. ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ, हम कंजप्शन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ज़्यादा, हद से ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर, एंड इसके बारे में भी हम इनको एजुकेट करें. कंजर्व के क्या क्या, what are the advantages of conserving natural resources, you should aware your people, and what could be the outcomes, इसके भी आउटकम्स होंगे और इसके भी आउटकम्स होंगे, दोनों के आउटकम्स होंगे इन व्यू ऑफ आवर एनवायरनमेंट. तो यहाँ पे हमें, जब हम ये 6th पॉइंट में, देयर शुड बी maintaining healthy relationship, we try to maintaining healthy relationship between, किसके दरमियान हम रिलेशनशिप मेंटेन कर लेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो सही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तौर और and we can say the properly balanced utilization of natural resources. यहाँ पे हम एक मेंटेन कर, यही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, देयर शुड बी अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड देयर शुड बी बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन ऑफ, जितना हो सके नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन की बात हो, उसको हम यूटिलाइज करें अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Sometimes economic development exceeds and the utilization graphically it goes down, then there is imbalance, then there is the environmental problems. We should compensate there should be compensation between the two, economic development and properly balanced utilization. जितना हमें चाहे utilize करें natural resources according to economic development, हमें ज़्यादा इसमें greed नहीं होना है, लालची नहीं पैदा करनी है, desires नहीं पैदा नहीं,
क्यूरियोसिटी नहीं बढ़ानी, हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू हमें यहाँ पे भी देखना है, हम लिमिटेड है इन द यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वो हम तब then we can say there is a sustainable management. Sustainable हमें कौन सिखाता है ये, when we study the concept of sustainable, शाबाश, sustainable management, there should be sustainable management which where we can make a healthy, a good relationship between economic development and properly utilization of natural resources. Dear students, this is all about the objectives of conserving of natural resources. क्या मकसद है in conserving the natural resources? Then is the 3R's strategy in conserving natural resources. Conserving natural resources, उसमें क्या इसका रोल है, what is important role in conserving the natural resources by following the 3R's. You know that first R means reduce, and then second R here refers to the recycle, then third R here refers to reuse. These are the three important R's. One should have go through the 3R's in order to conserving the natural resources. पहले reduce की बात हम कर लेंगे. First of all, we should try our best to in making the reduction in the utilization of natural resources and promote their ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज को यूटिलाइज ज़्यादा से ज़्यादा करे, टेक्निक्स डेवलप करे, साइंस को एडवांस करे इन द हार्नेसिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्सेस, टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, अदर विंड एनर्जी, उनको हम अच्छे खासे हार्नेस करे, यूटिलाइज करे efficiently, and they are these resources or pollution free sources. तो हम उनको अहमियत दे, बढ़ावा दे, प्रमोट करें, रिड्यूस करें, हम रिड्यूस करें इन द यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स. ये एक बड़ी बात है. अगर हम इंडिविजुअली लेवल, कम्युनिटी लेवल और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम इसको रिड्यूस करें. रिड्यूस कैसे करें? We avoid the unnecessary use of natural resources, our exploitation of natural resources. We should then suppress our desires, eager, greed. हम इन पे मतलब we should anxiety towards the resources, and we should not be economically in greed in view. Then we should decline our desires. We should suppress our desires. We should have broad in mind in conserving and preserving the natural resources. Then is the recycle. Recycle is the reprocessing. It is a reprocessing. It is reprocessing. Recycle is a reprocessing, where in the manufacturing units, manufacturing unit, there is the formation of new आर्टिकल्स बनाया जाता है, उनको मोल्ड किया जाता है, न्यू फॉर्मेट दिया जाता है. तो जो भी हमें आयरन, मेटल्स, अदर सब्सटेंसेस, सॉलिड वेस्ट्स, उनको हम रिसाइकलिंग प्रोसेस, जहाँ पे रिप्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में उसको हम रिमोल्ड करते हैं, वी मॉडिफाई इन अनदर सब्सटेंसेस, then it comes into the market in the new way, in the new design, we utilize the new. But best way is that, good way is when you go for the reuse, reutilization. It is the best way that you rather than the reprocessing. For the reprocessing we need the energy. अगर हम मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में इसकी, इस आर्टिकल की, इस सब्सटेंस की मॉडलिंग हो रही है, तो दूसरे फॉर्म में बनाया जाता है, इस मटेरियल को मेल्ट करके दूसरा मॉडिफाइड, दूसरा डिजाइन बना देता, दूसरा आर्टिकल एक नया चीज में बना देता है, पुरानी चीज को नया चीज बना देता है, रिप्रोसेसिंग. इट नीड्स हियर शाबाश एनर्जी. तो हमें किस पे जाना होगा? देन हमें वापस इसके लिए हमें resources utilize करना पड़े for providing the heat energy for the reprocessing, and they are obviously during the reprocessing they are simultaneously, besides is the pollution
and there is a utilization of energy. Therefore it is not so convenient as the convenient is of the reuse. When you have a substance, it is wasted to you. No, never it is a wasted to you. You can reutilize in other way, in other means, in other for other purpose. You can reutilize. You have a plastic bottles, you have some articles, you have some metal tins, you have some papers. You can reutilize for different purpose, for decoration, for making the, that means बहुत सारे आप technically माइंड यूटिलाइज करके इस चीज को यूटिलाइज करेंगे फॉर डिफरेंट पर्पस, फॉर इन ऑर्डर वी कैन प्रिजर्व. then these following the 3 R's method, 3 R's strategy, yes, we successfully conserving the natural resources to great extent. Therefore here are the so many examples of the reuse: newspapers, paper, metallic tins, glass, rubber, plastic bottles, that we can utilize. Rubber tires we can reutilize, we can reuse them. It is a most convenient or among the other 2 R's. Then this strategy also helps us in conserving the natural resources to great extent. Now then here is the last concept in this lecture, Ganga Action Plan. Ganga Action Plan. आपने इससे पहले इसके बारे में सुना होगा, GAP. Ganga Action Plan is a multi-crore project. It is a multi-crore project जो अप्लाई किया गया है इस प्रोजेक्ट को रिवर गंगा, ताकि रिवर गंगा को पोल्यूशन फ्री बनाए. ये गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है इस प्रोजेक्ट को 1985 in the view that Ganga as a sacred, it is a holy river, sacred river to the Hindus, that it should be polluted free. It is a holy river, you can say the sacred river to the Hindus, and also to pollute water bodies is very problematic, and it is against our religion beliefs that we should always try to purify our water. We are dependent on the water resources, and हमने देखा कि जो गंगा रिवर है, it covers the distance 2500 kilometer from गंगोत्री इन हिमालय से लेके जहां इसकी क्या है ओरिजिन है, ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से इसका आगाज है, टू द गंगा सागर, that is it is known as by name Bay of Bengal. Its coverage distance is 2500 kilometers. तो इस दौरान देखा जाता है when it enters in the cities and in towns, it is being polluted highly by means of populated cities, population, by the industries, factories, जिनको सेटअप किया गया हो on the banks of the rivers. वहां से because of the factories, industries in the cities, towns, it is, and the some towns in India along the banks of the Ganga is populated, then it is also polluted. These factors pollute. हमने देखा कि साइंटिफिकली कोलीफॉर्म जो है, ई कोलर
ये इंटेस्टाइनल वर्म है। हमने देखा इंटेस्टाइनल वर्म्स, हमने देखा दे हैव इन गंगा रिवर एक्सटेंसिव प्रेजेंस इसकी है। That means the presence of coliform in the water bodies refers to that it is contaminated, infective, contaminated water. If there is high number, high count of, if it is high count of E. coli, coliform इसको कहा जाता है, इंटेस्टाइनल, ह्यूमन इंटेस्टाइनल वर्म है। तो हकीकतन तौर पे गंगा रिवर, देन इट इज हियर कंफर्म दैट it is polluted by the drainage water which is coming from the domestic residential areas, that it has been polluted drainage, क्योंकि ह्यूमन फीसिस में ये प्रेजेंट होता है। ह्यूमन फीसिस में दे आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन फीसिस कोलीफॉर्म इकोलाई इंटेस्टाइनल वर्म। अगर इसका नंबर एक्सेस होगा तो इट इज अ साइन ऑफ कंटेमिनेशन वाटर, what is contaminated, and it gives a confirmation there is a inlet of, there is outlet of drainage water, severe water that carry out this type of microbes presence. Number one, it is organic pollutant, presence of sewage, untreated sewage in the Ganga river, ये confirmation है, इससे pollute हुआ है। तो हमने देखा ये कहाँ pollute हुआ है। when the Ganga's river is passing through the Uttar Pradesh, when it passes UP, when it passes through the Bihar, when it passes through the West Bengal, in these areas it is highly polluted, and these areas are populated and high industrial areas. If we talk about the Uttar Pradesh, Bihar, it is industrialized area which is responsible the flow of effluents. Industries without any treatmentation plant, industries and factories allow their effluents जो वहां से निकल के इनका आउटलेट से effluents जो डिस्चार्ज कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री फैक्ट्री जो effluents डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्जिंग डायरेक्टली किसमें, इनटू द Ganga river. Or if we talk about the Hindu religion, in the Hindu religion there is the we can say the religion religion के related, there is the we can say they dump their idols of god and goddess in rivers, and जब हम unburnt corpus, they dump their unburnt corpses and ashes in the river Ganga. तो उस लिहाज से जो also the garlands, they are allow the garlands to flow, garlands जो माला होता है, फूलों की जो माला होता है भगवान पे चढ़ाते हैं, तो या वो जो मुर्दा होते हैं उसका जो फिर जला के जो ऐश वगैरह होता है वो उसको they allow them to flow in the river Gangas. They are them religious related. And then also if we have an overview of this, if we majorly talk about the industries and factories, various effluents
liquid solid effluents, or without any treatmentation plant, without any treatmentation, they are directly discharging into the river Ganga, as the agencies, government, concerned authorities are involving in allowing the factories, industries to run on the banks of the Ganga river, and hence it is highly polluted these days. And there is, in the industries, factories, effluent, there are the chemicals, there are the thermal heat which are discharging into the river bodies of the Ganga, and the ecosystem in the river bodies is declined. Ecosystem of river Ganga, they have been disrupted by allowing the chemical effluents into it. Therefore, industries and factories should be checked on the area around the areas of the river Ganga, and not allow any way to discharge their untreated chemicals wastes into the water bodies. And where there is a populated areas, rural areas, the Ganga flows through the rural villages. They wash their cattle, they wash their clothes, and lot of detergent soap is flowing down along the river, and in this way also polluted the water. And also it affects us if in the rural area there is a high spraying of the chemicals, pesticides, weedicides, insecticides, and they flush out into the river Ganga in the river bodies, and they contaminated the fishes. Their fish production is declined. Only water is not contaminated in view of taste, in view of physical or chemical composition. Also the aquatic living organisms are also affected, especially it causes the contamination to the fish population, as there is a decline in the fish population, and there is economical decline in point of view of the fishery. Then what is the Ganga? What is the formulated? Why Ganga Action Plan formulated in India in view of to protect? Not Ganga Action Plan launch किया गया है not only to have a look on the pollution of the river Ganga, also it some related rivers systems which are associated with the river Ganga or other water bodies comes under the Ganga Action Plan. They are also check out. They are also we have a strategy to check the pollution level in the water bodies according to the Ganga Action Plan के तहत हमने बाकी रिवर बॉडी जो होता है लैक, पाउंड, स्ट्रीम्स, उनको भी देखा जाता है साथ साथ में, क्योंकि समटाइम्स द रिवर्स स्ट्रीम्स दे कनेक्ट द रिवर गंगा, उनको भी देखा जाता है कि वो कंटेमिनेट मत हो गए हैं अपने एरिया में, अपने लोकलाइज्ड एरियाज में वो कंटेमिनेट मत हुआ है, किस कदर कंटेमिनेट हुआ है वो अंडर द गंगा एक्शन प्लान दे आर आल्सो watched. They are also there under the observation by the authorized bodies. Then why Ganga Action Plan have been formulated? The important aspects in view हमने formulate किया है. क्यों formulate किया है इसको number 1 point में, ताकि हम अब there should be proper treatment of sewage. जो हमारे रेसिडेंशियल एरिया से सीवेज निकलता है उसमें 90-80% वाटर होता है. देयर शुड बी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इन सिटीज, टाउन्स. फिर व्हेन देयर इज अ प्रॉपर ट्रीटमेंटेशन बिफोर इट इज डिस्पोजल इन वाटर बॉडीज. अब ये इनिशिएट लिया गया है इसमें ताकि हमें अब प्रॉपरली ट्रीटमेंट करना है. देयर शुड बी ट्रीटमेंटेशन प्लांट फॉर द सीवेज एंड इट कंटेन द 80 to 90% वाटर
that is a severe water, then that water is cleaned to some extent, physically, chemically, biologically, then it is allowed to go to have a flow into the water body. फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. We have to set up the plant treatmentation plant in cities and towns. Number one is important point, it is here. यही हमने देखा, ये एक cause है गंगा रिवर को pollute करने. And there should be enforcement of set up of treatmentation plants by industries, ताकि वो अपना ट्रीटमेंटेशन प्लांट सेटअप करे अपनी जगह. वो उस डिस्चार्ज इफिलेंट को जो वाटर बॉडीज को कंटेमिनेट करता है, बिफोर इट फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, दे शुड बी न्यूट्रलाइज्ड, they should be treated clean, they should be cleaned by having the proper efficient treatmentation plant, and there should be laws enact enforcement regarding that. If there is a discharging of effluents, that should be scientifically neutralized before the discharge is flowing directly into the water bodies through the outlets. And along the river Ganga, there should be ghats, and there should be, we can say, other interceptions where we can check the flow of interceptions at the strategic level. Strategic लोकेशंस, अलग अलग लोकेशंस पे होना चाहिए घाट्स, जहाँ पे या इंटरसेप्शंस, कुछ जो इंटरप्ट करे गंगा फ्लो को, वहाँ पे इसका उस लोकलाइज्ड एरिया पे चेक किया जाएगा को वाटर को जो भी कुछ फिजिकल आर्टिकल्स होते हैं, मतलब प्लास्टिक, रबर, पॉलीथीन पेपर, पॉलीथीन प्लास्टिक, अदर डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, अदर, हाँ, हम वो बिल्कुल उसको अलाउ नहीं कर लेंगे आगे. देयर शुड बी सम घाट, सम चेकिंग पॉइंट, देयर शुड बी सम इंटरसेप्शन, ताकि वो मटेरियल को, इनसॉल्युबल मटेरियल को अलग थलग करे, इनसॉल्युबल या हम कहेंगे अनडिजॉल्व्ड मटेरियल को अलग रखे, उन यहाँ पे इस घाट पे उनको अलग करे और पानी को हम आगे जाने दें. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. जो भी डंपिंग मटेरियल हो, एग्रीकल्चर वेस्ट हो या अदर इनसॉल्युबल मटेरियल हो, इन जगहों पे, इन लोकलाइज्ड एरिया पे घाट्स होता है, वहाँ पे इनको अलो आगे. देयर इज अ मैश, देयर शुड बी अ मैशिंग facilitation that can be strained, separated out. And construction of community toilets. नहीं तो cities, towns में there is a high number of hotels, restaurants, boarding lodgings, and there is a high flow of the tourists. Then we should try to develop the community toilets, public places, public parks, toilets. Therefore it is, when there is a arrangement, facilitation of public toilets, then our river Ganga, other water bodies can be less polluted. These are the following formulators which comes under the Ganga Action Plan GAP. In what way now we can reduce the chances of pollution in the water bodies under the Ganga Action Plan. It is all about the following topics. Dear students, I hope you understand. Thank you very much.